नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम और एनटीपीसी एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन पर बात करेंगे। दोस्तों, उन क्वेश्चन पर बात करेंगे और साथ साथ इनमें जो पुराने एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो भी अपन ने इसमें शामिल किए हैं। इसमें अपन जीके, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 मिला। तो दोस्तों, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 मिला। तो देखिए, ऑप्शन ए है खबर लहरिया, ऑप्शन बी है दैनिक हिंदुस्तान, ऑप्शन सी है अमर उजाला, ऑप्शन डी है आज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए। दोस्तों, आपको साथ साथ में आंसर भी देते रहना है, जिससे कि आपका मोटिवेशन बढ़ेगा कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन सही। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, खबर लहरिया। दोस्तों, सुंदरम सिंह न्यूज़ में खबर लहरिया को यूनेस्को द्वारा किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 से सम्मानित किया गया था। किसमें किया गया था दोस्तों, किसको किया, तो खबर लहरिया को। समाचार पत्र का नाम क्या था उसका, तो खबर लहरिया। कौन सी न्यूज़ थी, सुंदरम सिंह न्यूज़ में। सुंदरम सिंह न्यूज़ में खबर लहरिया को 2009 में पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ। तो दोस्तों, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए 14 अप्रैल 2017, ऑप्शन बी है 15 मार्च 2017, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 2017 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कहीं कहीं पर दोस्तों 13 अप्रैल 2017 भी कन्फ्यूज़न, तो अपने करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ, तो 14 अप्रैल 2017 को हुआ था। दोस्तों, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो देखिए, यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर। दोस्तों, किसके, उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर। कौन सी सरकार ने किया था ये तर्ज पर, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने 14 अप्रैल 2017 को राज्य में महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत की। क्यों की थी, तो राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। किसके लिए की थी, तो ध्यान रखिएगा, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया। नवजात शिशु से अंगदान करने में कौन सा देश सफल हुआ था। तो देखिए, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा देश है जो नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, स्वीडन। स्वीडन देश। दोस्तों, भारत नवजात शिशु को जन्म के बाद उसके जिस अंग की आवश्यकता नहीं है, जैसे जिस नवजात शिशु के जिस अंग की आवश्यकता नहीं है उसे अन्य लोगों को दान कर दिया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, जैसे शिशु का जन्म हुआ और कोई अंग है जिसकी उसको आवश्यकता नहीं है तो उसे अन्य लोगों को दान कर दिया जाता है। ये सफल प्रयोग कहाँ हुआ था नवजात शिशु का, तो स्वीडन देश में। कौन सा देश है वो, तो स्वीडन देश है। ध्यान रखिएगा, कौन सा देश नाम पूछ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई। तो दोस्तों, केंद्र सरकार की हृदय योजना, कौन सी योजना दोस्तों, हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई थी। तो देखिए, ऑप्शन ए रोजगार के लिए, ऑप्शन बी श्रमिकों के स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है विरासत विकास के लिए, ऑप्शन डी है शिक्षा के लिए। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखने का है
कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा दोस्तों? विरासत विकास के लिए। किसके लिए? विरासत शहरों के विकास के लिए हृदय योजना शुरू की गई। दोस्तों कब की गई? तो डेट ध्यान रखिएगा, हृदय योजना 21 जनवरी, डेट पूछ सकते हैं दोस्तों आपको, तो 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना की शुरुआत हुई। कब? तो 21 जनवरी 2015 को विरासत शहरों के विकास के लिए। किसके लिए हृदय योजना शुरू हुई? तो विरासत शहरों के विकास के लिए की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं और आपके एग्जाम में भी, आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। तो दोस्तों जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ वो भी इनका लाभ उठा सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। किस देश की सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया? दोस्तों वो कौन सा देश था जहाँ की सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया था? तो देखिए ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है भारत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सी सरकार थी वो? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश सरकार। कब निर्णय लिया था? तो 2018 में लिया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा निर्णय कब लिया था। तो बांग्लादेश सरकार ने लिया था, 2018 में लिया था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन की 6 की बात करते हैं। तो देखिए भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों को राज्यसभा सीटें आवंटित करती है? तो दोस्तों भारत की संविधान की कौन सी अनुसूची है जो राज्यों को राज्यसभा की सीटें आवंटित करती है? तो देखिए ऑप्शन ए है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों यह क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर या तो यह कर देते 9वीं की जगह 4थी अनुसूची होगा। कौन सी अनुसूची होगा दोस्तों? 4थी। और अपना करेक्ट आंसर भी क्या होगा? तो 4थी अनुसूची हो जाएगा। दोस्तों 4थी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है। कौन सी अनुसूची में है? तो 4थी अनुसूची में। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से 4थी अनुसूची लिखा नहीं है, तो अपन ऑप्शन नंबर डी को 4थी अनुसूची मानते हैं। या 5वीं आसपास की अपने को पूछेंगे ही पूछेंगे कंफ्यूज करने के लिए। तो 9वीं अनुसूची तो बहुत दूर हो गई, तो 9वीं अनुसूची नहीं, और या 4थी अनुसूची, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो तुजू दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो देखिए ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है भूटान। तो दोस्तों तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, म्यांमार को जोड़ता है। इसको जोड़ता है, म्यांमार को जोड़ता है। दोस्तों ये भारत के मणिपुर के तुम से म्यांमार को जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है। किसके? तो भारत के मणिपुर के तुम से, मणिपुर के अंदर तुम नाम की कोई जगह पड़ती है, वहाँ से म्यांमार को जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है। कौन सा दर्रा है? तो तुजू दर्रा है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी है, तो अपने को बताना है। देखिए ऑप्शन ए है पुष्कर, ऑप्शन बी है लोकटक, ऑप्शन सी है वूलर, ऑप्शन डी है डल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना आंसर देते रहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वो कौन सी झील हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, वूलर झील। कौन सी झील है? वूलर झील है। जो कहाँ है दोस्तों? वूलर झील कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर के कौन से जिले में है? तो जम्मू और कश्मीर के बाड़ीपोरा जिले।
जिले में वुलर झील स्थित है। स्थित ये आपको ध्यान रखना है। पूछ सकते हैं कि वुलर झील कहाँ पर है, तो वुलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर के बाड़ीपोरा जिले में वुलर झील स्थित है। और ये कौन सी झील है वुलर झील, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। दोस्तों भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, तो देखिए ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ओडिशा हो जाएगा। उड़ीसा या ओडिशा एक ही बात है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस मानसून में मुख्यतः सर्दियों में वर्षा करता है। ये मानसून क्या करता है दोस्तों, मुख्यतः सर्दियों में वर्षा करता है। कब करता है, सर्दियों में वर्षा। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जो सर्दियों में वर्षा होती है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, मावठ। क्या कहते हैं दोस्तों, मावठ। स्थानीय भाषा में वर्षा करता है उसको मावठ कहते हैं। ये गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। मावठ कहाँ किसके लिए लाभदायक है, तो गेहूं की फसल के लिए शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे स्थानीय भाषा मावठ कहते हैं। और ये गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार वाली चीज़ है। तो जाड़े के मौसम में वर्षा किस राज्य में होती है, तो उड़ीसा राज्य में। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों दूसरे राज्यों में भी हो सकती है, जैसे तमिलनाडु में भी होती है, पर इतनी नहीं। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी, उड़ीसा राज्य को दी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है। दोस्तों वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है, तो उनका नाम बताना है। देखिए ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, वन महोत्सव के नाम से किस जन्मदाता को जाना जाता है, जन्मदाता कौन है वन महोत्सव का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है दोस्तों, के.एम. मुंशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वन महोत्सव के जन्मदाता के.एम. मुंशी है। दोस्तों पहला वन महोत्सव कब मनाया, तो पहला वन महोत्सव ध्यान रखिएगा, पहला वन महोत्सव 1950। कब दोस्तों, 1950 में आयोजित किया। ये आमतौर पर जुलाई माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। दोस्तों प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में, माह के प्रथम सप्ताह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो दोस्तों भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है असम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा राज्य दोस्तों, तो कर्नाटक राज्य। दोस्तों चंदन कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। दोस्तों चंदन क्या है, तो चंदन कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। पूछ सकते हैं कि चंदन कहाँ का राजकीय वृक्ष है, तो कहाँ का है, तो कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही बता रहे हैं हम दोस्तों, ताकि आपके एग्ज़ाम में बेहतर तैयारी हो सके और आपका इस बार 100% सिलेक्शन हो सके। तो देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। दोस्तों जो पानी में जैसे छड़ी डालते हैं तो वो टेढ़ी दिखाई देती है, इसका प्रमुख कारण क्या है ये पूछा है। तो देखिए ऑप्शन है परावर्तन,
ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है परावर्तन और अपवर्तन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, तो इसका क्या कारण है, तो कारण पानी में डाली हुई चिड़ी टेढ़ी किसके कारण दिखाई देती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अनिवार्य है। तो दोस्तों मानव के दो महत्वपूर्ण ऐसे कौन से भाग है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है, तो देखिए ऑप्शन ए हाथ और पैर, ऑप्शन बी है मांसपेशियां तथा हृदय, ऑप्शन सी है हृदय तथा मस्तिष्क, ऑप्शन डी है नेत्र तथा रक्त तंत्रिका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का, उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय तथा मस्तिष्क। करेक्ट आंसर क्या होगा, हृदय तथा मस्तिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो देखिए ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी है सीसा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन का। दोस्तों ये अर्धचालक के गुण प्रदर्शित करती है। सिलिकॉन किसके गुण प्रदर्शित करती है, तो सिलिकॉन अर्धचालक के गुण प्रदर्शित करती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अर्धचालक का गुण प्रदर्शित करता है, कौन करता है, तो सिलिकॉन करता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 10 माइनस 3 बराबर कितने होते हैं, 12। क्या है दोस्तों, तो देखिए 10 माइनस 3 बराबर कितने बता रहा है, वैसे तो कितने 12 होते हैं। ठीक है, 10 माइनस 3 बराबर 12 माइनस 4 बराबर 13, तो 14 माइनस 5 बराबर 14, तो 16 माइनस 6 बताना। तो 10 माइनस 3 रियली में करते हैं तो कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7। और अगर अपन 7 में 5 जोड़ते हैं, कितने जोड़ते हैं, 7 में 5 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं, 12। और अपने को कितने चाहिए, 12। 10 में से 3 गिर जाएंगे तो कितने चाहिए अपने को, 12 चाहिए। अब 12 माइनस 4 करेंगे, 12 माइनस 4 करते हैं तो 12 माइनस 4 करने पर कितना आता है, 8। कितना आता है, 8 आता है। और अपने को कितना चाहिए, अपने को 12 माइनस 4 करने पर 13 चाहिए। तो दोस्तों 8 में अगर अपन 5 जोड़े तो 8 में 5 जोड़ने पर कितना हो रहा है, 13 बन रहा है, तो अपन सही जा रहे हैं। इसी प्रकार अगर अपने को 14 माइनस 5 करना है तो 14 माइनस 5 करने पर 14 आना चाहिए। तो 14 माइनस 5 करते हैं तो कितना होता है, 9। कितने होते हैं, 9 होते हैं। और अगर अपन 9 में अगर 5 जोड़े तो अपने को कितना, 14 चाहिए। तो अपना 14 आ रहा है, तो 9 प्लस 5 करेंगे तो कितना, 14। अब क्वेश्चन क्या, 16 माइनस 6 करने पर क्या बन रहा है, तो अपने को ये बताना है। 16 माइनस 6 करेंगे तो 16 माइनस 6 करते हैं तो कितना होता है, 10 होता है। पर अपने को 10 नहीं चाहिए, जैसे अपन जो पैटर्न फॉलो कर रहे थे ऊपर, जैसे 10 में से 3 जाने पर सही वास्तव में तो 7 आते हैं, पर अपने को 12 चाहिए थे। तो यहाँ पर भी 10 ना होके गलती क्या करते लोग कि डायरेक्ट 10 आ गए, 10 16 में से 6 किए 10, तो ऑप्शन नंबर ए राइट कर देते। पर ऐसा नहीं होता है, जो आपको 3 ऊपर जो आपको पैटर्न जो दिए हुए जिनके आंसर वो किस अनुसार बने उस अनुसार ही अपने को आगे के बताना है। तो दोस्तों सब में अपन ने क्या 5 जोड़ा, तो यहाँ पे भी 10 प्लस 5 करेंगे। 10 प्लस 5 करने पर कितना आता है, ये 15। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 15 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 15 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो देखिए यदि 13 इंटू 12 बराबर 651 है, कितना है, 13 इंटू 12 करने हैं तो 651, और 41 इंटू 23 करते हैं तो 448, तो 24 इंटू 22 बताना है कि 24 इंटू 22 करने पर कितना आएगा। तो दोस्तों देखिए अगर 13 इंटू 12 करते हैं अपन, तो वास्तव में तो 13 इंटू 12 करने पर कितना आता है, 156 आ रहा है।
और अपने को कितना चाहिए 651, तो ये तो गलत हो गया। इसी प्रकार अगर अपन 41 इंटू 23 करते हैं तो 41 इंटू 23 करने पर कितना आता है, 41 इंटू 23 करते हैं तो ये आता है 943, ये भी गलत हो गया। तो अब अपन क्या दिमाग दौड़ाए दोस्तों कि अगर वैल्यू तो ये दी हुई है, अपन इसमें अलग से तो और क्या ऐड करेंगे। तो अपन अगर ऐसा करके देखते हैं, ये हटा दीजिए, अगर अपन ऐसा करते हैं इनको उल्टा कर देते हैं, 13 को कर देते हैं 31 और 12 को कर देते हैं 21। तो अगर इनको इंटू करते हैं तो इनको इंटू करने पर क्या आ रहा है, 31 इंटू 21 करते हैं तो 31 इंटू 21 करने पर 651 आ रहा है। आप करके देख सकते हैं कितना आ रहा है, 651 आ रहा है, अपने को वही चाहिए। अब सेकंड में भी ये पैटर्न फॉलो करते थे, अगर ऐसा आंसर आ रहा होगा तो अपने को जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा अपन उल्टा करके आराम से आंसर बता सकते हैं। तो देखिए 41 दिया है तो 41 को कितना बना देंगे, ये 14, और 23 को क्या बन जाएगा, 23 हो जाएंगे 32। अगर इनको इंटू करते हैं तो इनको इंटू करने पर कितना आ रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी इंटू करके बताइए कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है। तो दोस्तों इनका कितना आ रहा है, 448 आ रहा है। कितना आ रहा है, 448 इसका भी आ रहा है। अब पूछा गया है तो उसी प्रकार अपन करते हैं, ये उसी प्रकार किसका करेंगे, तो 24 दिया है तो 24 का क्या करेंगे, 42 इंटू 22, तो वापिस 22 ही आ जाएगा, उल्टा करने पर भी वही आएगा आगे पीछे। तो अगर इनको इंटू करते हैं तो इनको इंटू करने पर कितना आ रहा है, 2 चीज 42, हाँ दोस्तों 42 इंटू 22 करेंगे तो कितना आएगा, ये 924। और 924 अपने कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि गलत संख्या ज्ञात। तो दोस्तों गलत संख्या ज्ञात करनी है, अपने को जो सीरीज दी हुई है उसमें गलत नंबर कौन सा है उसकी बात करनी है। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, 2 4 2 4 8 16 48 64 128 256। तो दोस्तों अपन यहाँ दिमाग लगा के बात करते हैं। तो देखिए गलत संख्या बतानी, अगर अपन 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4, अगली संख्या 4 आ रही है। अगर अपन 2 का क्यूब करें तो 2 का क्यूब करने पर 8, ये चलो ठीक है। 2 की पावर 4 करते हैं तो 2 की पावर 4 कितनी आ रही, 2 की पावर 4 16। 2 की पावर 5 करते हैं तो कितना आ रहा है, कितना आता है 32। दोस्तों यहाँ पर एक यहाँ 48 दे रहा है 2 की पावर। तो आगे की बात करते हैं, 2 की पावर अगर 6 करें तो 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64। और 2 की पावर 7 की बात करें तो 2 की पावर 7 कितनी होती है, तो 2 की पावर 7 128। और 2 की पावर अगर 8 की बात करें तो 2 की पावर 8 कितनी होती है, 256। अब अपने को गलत संख्या बतानी, तो देखिए 2 के बाद क्या था 4, तो 2 के बाद 8, 8 के बाद 16, यहाँ पर दोस्तों 32 आना चाहिए, पर कितना आ रहा है 48। और उसके बाद 2 की पावर 6 64 ये आ रहे हैं। 2 की पावर अगर 7 करते हैं तो ये 7 करते हैं तो 28 आ रहा है। 2 की पावर अगर 8 करते हैं तो 256 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ गलत संख्या बतानी कि गलत संख्या का होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा दोस्तों, अपने को आगे की सीरीज नहीं बतानी। बाकी 2 की पावर 9 करते तो कुछ शायद 512 ऐसा आता, तो ये नहीं करना है अपने को क्या करना है कि इनमें से गलत नंबर बताना है। तो गलत नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ये देखिए 2 की पावर 5 करते हैं अगर अपन तो 2 की पावर 5 32 आता है, ना कि 48। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 48 गलत आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 2 की पावर 5 32 आना चाहिए। कितना, 3 2 5, तो 2 की पावर 5 कितना 32 आना चाहिए। यहाँ ऊपर 2 की पावर 1 नहीं होती है, 2 ही होती है, ऊपर एक लिख सकते हैं 2 की पावर 1। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर सी गलत आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका यहाँ करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए था, 48 की जगह, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है।
ठीक है दोस्तों, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम के, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तैयारी करें, ताकि आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो सके। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो देखिए, एक विद्यालय में विद्यार्थियों का 35% छात्राएं हैं। दोस्तों एक विद्यालय में विद्यार्थियों का छात्राएं कितनी है? 35% है। तो इस विद्यालय में छात्रों की संख्या 1950 कितनी है दोस्तों? छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या कितनी है? 1950। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी पूछे दोस्तों तो छात्राओं का प्रतिशत कितना है? पहले तो अपन ये लिख लेते हैं, छात्राओं का प्रतिशत। कितनी छात्रा है दोस्तों? 65%। तो छात्र कितने हैं? तो छात्रों का प्रतिशत निकाल देते हैं, दिया हुआ नहीं है तो छात्रों की संख्या में दी हुई है दोस्तों, अपने को संख्या दी हुई है, छात्रों की संख्या कितनी है? 1950। तो छात्रों का प्रतिशत, छात्राओं का प्रतिशत तो 35 है, तो दोस्तों अपन ने प्रतिशत मान लेते हैं 100% विद्यार्थी है स्कूल में, तो उसमें से 35 माइनस करेंगे छात्रा, तो कितने छात्रों की प्रतिशत संख्या कितनी होगी? 65%। तो छात्र कितने हैं दोस्तों? 65। अब छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, छात्रों की संख्या, तो दोस्तों छात्रों की संख्या कितनी दी है? ये दी है 1950। तो 1950। अब अपने को कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी, तो दोस्तों छात्रों की संख्या अपने को कितनी दी है? 1950, और प्रतिशत में देखिए तो कितनी दी हुई है? 65। तो ये बटा 65 इंटू अपने को कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, इन प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 लगाएंगे ऊपर। तो अगर दोस्तों इनको सोल्व करेंगे तो टोटल विद्यार्थी अपने कितने आ जाएंगे? कुल विद्यार्थी कितने हैं विद्यालय में? 3000। कितने हैं दोस्तों? 3000। और तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? तो 3000 होंगे। 3000 कौन से ऑप्शन नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक बार की लंबाई तथा चौड़ाई में, दोस्तों बार नहीं होगा, वर्ग होगा, यहाँ पर वर्ग होगा, वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 30 तथा 30% बढ़ा दी जाने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो दोस्तों देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। एक वर्ग की, ये वर्ग है, वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 30 तथा 20 बढ़ा दी जाने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को अगर स्टेप बाय स्टेप करें तो बहुत बड़ा होगा और अपने को एग्जाम में इतना समय मिलता नहीं, तो अपन डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, तो मानते अपन माना क्षेत्रफल कितना है, माना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना माना? 100 वर्ग मीटर मान लेते हैं, इतना मानते हैं 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर माना। दोस्तों अब देखिए 100 मान लिया तो लंबाई कितनी बढ़ी? 30%, 30 बढ़ा दी तो 100 में 30 बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएगा? 130। और इसी प्रकार चौड़ाई 20 बढ़ा दी तो ये 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 बटा अपन 100 कर देंगे। तो अपने को प्रतिशत में बताना है इसलिए बटा 100 किया, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। अब दोस्तों इसको सोल्व करने पर कितना आएगा? तो 13 इंटू 12 करेंगे तो कितना होगा? 156। तो 156, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो दोस्तों ये 100 से कितना हुआ? 156। तो दोस्तों वृद्धि कितनी हुई इसके? तो 56%। तो दोस्तों वृद्धि 56% की वृद्धि हुई। वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? 56% की। और 56 कौन से ऑप्शन नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 56%। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद
घड़ी का विक्रय मूल्य 1080 रुपये है। 10% की छूट देने पर, अंकित मूल्य के 10% छूट देने के लिए उसके विक्रय मूल्य कितना है? 1080 रुपये। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% पे लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। अगर छूट नहीं देता तो उसको दुकानदार को कितने का लाभ होता? 20% का। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। तो दोस्तों देखिए, घड़ी का क्रय मूल्य सीधा निकालते हैं इसको भी अपन। तो घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए, क्रय मूल्य विक्रय कितना? 1080 दिया। घड़ी का विक्रय मूल्य कितना था? 1080 इंटू 100। अगर 10% की छूट दी तो बटा 100 में 10 गए तो 90 इंटू 100 बटा उसको, अगर छूट नहीं देता तो लाभ कितना होता है? तो 20% का, तो 120। अगर बस इसको सोल्व कर देंगे काट पीस करके, तो ये 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर कितना आएंगे? 1000 रुपये। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था दोस्तों? 1000 रुपये। और 1000 कौन से ऑप्शन नंबर में है? तो 1000 ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? तो 1000 रुपये था। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये था आज का अपना क्वेश्चन की सीरीज़। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सीरीज़ में।